टॉपिक है, इसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? हमें पता है बेटे कि नेचर के अंदर कोई भी दो चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। ये फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है और ये फोर्स रिपल्शन की भी हो सकती है। अगर दो एक जैसे चार्ज हैं, एक जैसे नेचर वाले हैं, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? रिपल्शन की फोर्स लगाएंगे। अगर इन दोनों चार्जेस का जो नेचर है वो अपोजिट है तो ये दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्शन की फोर्स लगाएंगे। तो कोई भी दो चार्ज पार्टिकल नेचर के अंदर एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। वो फोर्स इधर अट्रैक्शन की हो सकती है और रिपल्शन की हो सकती है। तो कूलम्ब्स लॉ ने बताया कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाली जो ये अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्स होती है ये कितनी होती है और ये किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, ये किसने बताया? कूलम्ब्स लॉ ने बताया। और ऑलरेडी हमें पता है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाली जो फोर्स है उस फोर्स को हम एक इक्विपमेंट से, एक डिवाइस से मेजर कर सकते हैं। तो नेचर में वो डिवाइस जो किन्हीं भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच की लगने वाले फोर्स को प्रैक्टिकली मेजर कर दे, दिस डिवाइस इज नोन एज टॉर्शन बैलेंस। क्या कहलाती है? टॉर्शन बैलेंस एक वो डिवाइस है, एक वो मशीन है, अगर वो हम दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कहीं लगा दें तो वो उन दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स को क्या करती है? मेजर कर लेती है। लेकिन वो हमें ये नहीं बताती कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाली फोर्स किस चीज से अफेक्ट हो सकती है। वो किसने बताया? हमें कूलम्ब्स लॉ ने बताया। तो बेसिकली जो ये टॉर्शन बैलेंस है वैसी ही होती है जैसे कि हमारा एक स्प्रिंग बैलेंस होता है। जब हम स्प्रिंग बैलेंस पे खड़े होते हैं, एक वेगिंग मशीन पे खड़े होते हैं, तो हम अपने वेट से स्प्रिंग को दबाते हैं। स्प्रिंग में एक टेंशन क्रिएट होती है, वो हमें दबाती है और रिएक्ट करती है, और वो हमें बताती है रिएक्ट करके कि हमारा वेट इतना है। एग्जैक्टली ऐसे टॉर्शन बैलेंस भी कुछ होता है। तो कूलम्ब्स लॉ ने जो बताया वो ये बताया कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है और किन बातों के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो देखिए कूलम्ब्स लॉ के कहना था कि कोई भी दो चार्जेस है, पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, ये दो चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस के बीच का कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। लेकिन मस्ट रिमेंबर ये दो जो चार्जेस हैं, दिस इज चार्जेस क्यू, ये चार्ज कितना Q1 और ये चार्ज Q2 है। ये दोनों चार्जेस कैसे हैं? पॉइंट चार्जेस हैं। क्या है? पॉइंट चार्जेस। हमेशा ध्यान रखना, पॉइंट चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जिन चार्जेस का साइज बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू उसके इफेक्ट से। जैसे कि ये चार्ज है, ये चार्ज कितना है? 1 मिलीमीटर का है, लेकिन उससे प्रोड्यूस होने वाला जो इफेक्ट है वो कितना है? उसके कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। ये चार्ज पार्टिकल, इसका साइज 1 मिलीमीटर का है, लेकिन ये दूसरे पार्टिकल पर जो फोर्स लगा सकता है 1000 मिलीमीटर तक के डिस्टेंस पे लगा सकता है। तो साइज कैसा है? छोटा है, लेकिन जिस पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है उसका डिस्टेंस कितना है? उससे 1000 मिलीमीटर ज्यादा है। तो इसका इफेक्ट कैसा है? बहुत ज्यादा है। तो नेचर में वो पार्टिकल जिनका साइज बहुत कम है और उनका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉइंट चार्जेस कहते हैं। और दूसरी बात, ये चार्जेस कैसे होने चाहिए? एट रेस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्टडी किसके बारे में करते हैं? चार्ज एट रेस्ट। इसका मतलब ये दो चार्जेस जो कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्ज होने चाहिए और रेस्ट में होने चाहिए। इन्हें फिजिक्स में कहा जाता है पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस। और एक बात बिल्कुल याद रखना, कूलम्ब्स का जो लॉ बना है वो पॉइंट चार्जेस के लिए बना है, वो किसी बॉडी के लिए नहीं बना है। किसके लिए बना है? पॉइंट चार्जेस के लिए बना है। इट इज कंपल्सरी। तो ये जो चार्जेस हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे आज के बाद? पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस। ये क्या है? पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस। अब जरा देखो यहाँ पे ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स कितनी है वो हमें कैलकुलेट करनी है। यहां पर क्या करा कूलम्ब्स, यहां पर हमने स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया, वही टॉर्शन बैलेंस। क्या है? टॉर्शन बैलेंस क्या है? टॉर्शन बैलेंस वो मशीन है, वो इक्विपमेंट हमारे पास जो ये बताता है कि किन्हीं भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाली फोर्स कितनी है। वो अपने यहां पर लगा भी दिया, प्रैक्टिकली भी देख लेंगे और साथ साथ उसको एनालिसिस भी कर लेंगे। और यहां पर क्या लगा दिया? ये एक निडल है और ये हमारा कैलिब्रेटर है, जो ये बताएगा इनके बीच में लगने वाली फोर्स कितनी है। अब थोड़ा सा एज्यूम करो, मान लो ये दो चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? दबाएगा। जब ये इसे दबाएगा तो ये स्प्रिंग दबेगी, स्प्रिंग दबेगी तो स्प्रिंग में टेंशन डेवलप होगी, वो स्प्रिंग क्या करेगी? उस टेंशन से रिएक्ट करेगी और इनमें डिफ्लेक्ट करेगी। और ये डिफ्लेक्शन से मुझे बताएगी कि इन दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाली फोर्स कितनी है। ये बात समझ में? मान लिया हमने ये दो जो चार्जेस है Q1 और Q2, ये चार्जेस हमने कुछ ले लिए। इस Q1 जो चार्ज है वो है सपोज टू बी 25 यूनिट का, और ये कितना है? 4 यूनिट, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? R। तो हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 और Q2 जिनका मैग्नीट्यूड कितना है?
25 वोल्ट 4 यूनिट का है। जब ये डिस्टेंस आर पे सेपरेट होते हैं तो हमने देखा कि ये Q2 Q1 पर एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो ये भी इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा हो। तो ये Q2 इस Q1 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, उस फोर्स के इफेक्ट में स्प्रिंग दबती है। जैसे स्प्रिंग दबेगी तो स्प्रिंग में टेंशन क्रिएट होगी, स्प्रिंग रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट करके उस स्प्रिंग ने मुझे बताया कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाली जो फोर्स है वो कितनी है, 100 यूनिट है। कितनी है? 100 यूनिट। तो इसका मतलब दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 दो चार्ज पार्टिकल जो कितने डिस्टेंस से सेपरेट है R, उनके बीच में जो लगने वाली फोर्स है वो कितनी है अभी, 100 न्यूटन की है। ये बात समझ में आती है। अब क्या करा हमने कि दो चार्ज पार्टिकल जो ये 25 और 4 के जो R डिस्टेंस पे सेपरेट है, इन दोनों चार्जेस के बीच के जो ये जो चार्जेस हैं, इन दोनों के चार्जेस को हमने बदल दिया, उनके मैग्नीट्यूड बदल दिए। मान लो इसका जो मैग्नीट्यूड था वो हमने कितना कर दिया, 50 कर दिया। कितना कर दिया? 50। इसका कितना कर दिया? 8 कर दिया। कितना कर दिया? 8। और डिस्टेंस अभी भी वही रखा। अब फिर से हमने देखा कि ये वाला चार्ज पार्टिकल, 8 वाला चार्ज पार्टिकल इस 50 को इस डायरेक्शन में दबाएगा। जब ये चार्ज पार्टिकल दबेगा तो स्प्रिंग को दबाएगा, स्प्रिंग दबेगी तो एक टेंशन क्रिएट होगी। जब स्प्रिंग में टेंशन क्रिएट होगी तो जो स्प्रिंग है वो रिएक्ट करेगी, और उसने मुझे बताया अब इन दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो 8 और 50 के थे, इनके बीच में लगने वाली फोर्स अब 400 हो गई। कितनी हो गई? 400। तो जो फोर्स ये पहले इतनी थी, ये फोर्स चेंज हो गई, कितनी हो गई? 400 न्यूटन हो गई। दिस इज 400 न्यूटन। इतनी बात समझ में आती है। तो फिर ये सोचा हमने कि एक बात बता सकते हो आप कि पहले दो चार्जेस जो 25 और 4 के थे, उनके बीच में लगने वाली फोर्स कितनी थी? 100 न्यूटन की थी। अब ये फोर्स बढ़ के कितनी हो गई? 400 न्यूटन। तो मैथमेटिक्स में हमारे पास कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जो 25 और 4 इन दोनों की कैलकुलेशन मुझे 100 दे? मल्टीप्लीकेशन। दिस इज प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाली जो फोर्स होती है, कूलम्ब्स ने बताया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के। जैसे जैसे दो चार्जेस का प्रोडक्ट बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्स भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? 100। तो फोर्स होती 50 को 8 से करोगे 400, तो 400 आती। तो इसका मतलब ये हुआ इन दो पॉइंट डिस्टेंस चार्जेस के बीच में लगने वाली जो फोर्स है, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के। और मान लो ये दो चार्जेस कहीं तो रखे होंगे, वो रखा किसमें? मीडियम में। वो मीडियम जो है पानी हो सकता है, माइका हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वटएवर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करा, ये दो जो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 थे, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था, चार्ज तो वही है अभी भी, लेकिन इनके बीच का जो डिस्टेंस है हमने पहले से कितना कर दिया? डबल कर दिया, ट्वाइस कर दिया। ये दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 है, लेकिन डिस्टेंस इनका पहले से बढ़ा दिया। कितने हैं? मान लो 25 और 4 है। डिस्टेंस को बढ़ा दिया पहले के कंपैरेटिवली। जैसे उनके बीच के डिस्टेंस को यहाँ पे इंक्रीज करा, तो जैसे इंक्रीज करेंगे तो फिर से Q1 पर एक फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग दबेगी, स्प्रिंग में टेंशन क्रिएट हुई, टेंशन डेवलप होने से स्प्रिंग क्या करेगी? रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट करके उस स्प्रिंग ने मुझे बताया अब इन दोनों के बीच में जो लगने वाली फोर्स है, ये फोर्स कितनी मिली मुझे? दिस इज 25 न्यूटन। कितनी मिली? 25 न्यूटन। ये बात समझ में? तो तुम मुझे बता सकते हो कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाने से मेरी फोर्स पहले से बढ़ गई या कम हो गई? कम हो गई। इसका मतलब फोर्स का डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन? डायरेक्टली या इनवर्सली? इनवर्सली। इसका ना डिस्टेंस के साथ साथ फोर्स तो कम होगी। इसका मतलब फोर्स, अगर मैं ये बोलता कि अगर मेरा डिस्टेंस डबल हो रहा है तो फोर्स को तो हाफ हो जाना चाहिए था, लेकिन फोर्स हाफ हुई नहीं, फोर्स 1/4 हो गई। फोर्स 1/4 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाली जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब दो चार्ज पार्टिकल के बीच का जितना डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर पे। तो जैसे जैसे इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, उस डिस्टेंस का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाली फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ इन दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो लगने वाली फोर्स है, दिस इज एफ डैश। इसको हम क्या नाम डाल लेते हैं? एफ डैश। ये जो फोर्स थी इन दोनों के बीच में जो लग रही है, ये फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब ये हुआ, इसको अगर मैं यहां से उठा के ऊपर लेके जाऊं तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? आर की पावर -2। तो इसका मतलब आर की पावर -2। आज के बाद इस चीज को हम पढ़ेंगे, माइनस का मतलब क्या है? इनवर्स। क्या है बेटे? इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इनवर्स स्क्वायर लॉ। और आज के बाद इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई नेचर के अंदर कोई फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी
तो नेचर में उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स किसे कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नेचर के अंदर आज के बाद याद कर लो, जो भी फोर्स 1/r² होगी नेचर के अंदर, हर एक वो फोर्स क्या कहलाएगी, सेंट्रल फोर्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सेंट्रल फोर्स। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि ये ग्रेविटेशन की फोर्स क्या, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स क्या 1/r² है। इस तरह से हमने 11th क्लास में पढ़ा था ग्रेविटेशन की फोर्स। वो ग्रेविटेशन की फोर्स जो होती है वो भी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² तो होती है। इसी तरह से हम लोगों ने आने वाले जो चैप्टर होगा उसमें पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के अंदर दो मैग्नेट के बीच में, दो पोल के बीच में लगने वाली जो फोर्स होती है मैग्नेटिक की, वो भी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, r²। तो नेचर के अंदर इलेक्ट्रिकल फोर्स हो, ग्रेविटेशन फोर्स हो या मैग्नेटिक फोर्स हो, सारी की सारी फोर्स किससे फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इसका मतलब आज के बाद इन सब फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल, क्या बोलेंगे, सेंट्रल फोर्स। दूसरी बात मैंने भी आपको बताया, ये फोर्स इन दोनों के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल के है। लेकिन अगर कोई फोर्स इसको फॉलो ना करे, कोई फोर्स इसे फॉलो करती है, F इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r से, या r⁻³ से लेके r⁻n। 1/r हो सकता है, r हो सकता है, r⁻n हो सकता है, r⁻3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो नेचर के अंदर जो फोर्सेस इसे फॉलो करती है, नेचर में वो फोर्स सरफेस फोर्स कहलाती है। क्या कहलाती है, सरफेस फोर्स। इनका भी मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सेंटर फोर्सेस का भी बता रहा हूं। लेकिन एक छोटी सी कैलकुलेशन दिखाता हूं तुम्हें, कि मैंने बताया कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच का जब हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो हमारा जो फोर्स था वो कितना हो गया, 25 न्यूटन हो गया। तो इस 25 न्यूटन, इससे मैं एक रिजल्ट निकाला कि इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ाने से दो चार्ज पार्टिकल के बीच की लगने वाली फोर्स डिक्रीज होती है। लेकिन कैसे डिक्रीज होती है, 1/4 हो गई है। तो 1/4 कैसे हो सकता है, तो उसको हमने निकाल के दिखाया कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेरे पास दो चार्ज, शुरू में फोर्स कितनी थी F, और मेरे पास दो चार्ज कितने थे, Q1 और Q2, इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था, r²। इक्वेशन फर्स्ट, अगर मैं यहां पर इन दोनों के बीच की फोर्स बदल गई, कब, अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बदल दूं, कितना हो गया, r'2, और ये डिस्टेंस कितना है, 2r। अब जरा यहां पर इस बात को सोल्व करो, ये इक्वेशन फर्स्ट है सेकंड, अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं तो F अपॉन में कितना आता है, F', इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कट गए, तो r'2 अपॉन में r², r'2 कितना है, 2r, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4r² अपॉन में कितना आ गया, r², r से r गया तो कितना आ गया, 4। और F फोर्स मेरी कितनी थी, 100, तो यहां पे क्या लिखोगे, 100, और ये कितना है, F' कितना आ गया, 25। तो देखना मेरी फोर्स 25 ही तो आई थी। ये 25 तभी तो आ सकता है जब ये मेरी फोर्स किसके हो, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल। नहीं है बात समझ में बात। तो एक छोटा सा एक वेरिफिकेशन है जिसने मुझे बताया कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाली जो फोर्स है उसका डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। लेकिन कैसे, इट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल। और ये चार्ज पार्टिकल कैसे नीचे, पॉइंट चार्ज पार्टिकल। सुन, अब अगली बात सुनो, एक बात याद हो गई, नेचर के अंदर जो फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी, आज के बाद ये सारी की सारी फोर्सेस क्या कहलाएंगी, सेंट्रल फोर्सेस कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, सेंट्रल फोर्सेस का मतलब क्या होता है वो मैं आपको जरा बताता हूं। देखो, सेंट्रल फोर्सेस का मतलब ये होता है बेटे, अगर हम सेंट्रल फोर्सेस की बात करते हैं तो, कि देखो भाई, जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, ये एक बॉडी है और एक बॉडी ये रही, इस बॉडी पे चार्ज कुछ होगा, मान लो 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इस बॉडी पे कितना है, 40 माइक्रोकूलम का चार्ज है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और एक कूलम बहुत बड़ी लार्जेस्ट यूनिट होती है जो प्रैक्टिकली हम लैब में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसलिए हम जो लैब में यूज करते हैं, प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वो होती है माइक्रोफैरड, नैनोफैरड, पिकोफैरड, ये हमारी प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में यूज होती है। तो ये बॉडी है, इसके ऊपर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इसमें 40 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये चार्ज नेगेटिव हो सकते हैं। मान लो इन दोनों पे चार्ज कैसे है, पॉजिटिव है। और मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना टेक्निकली, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा, इस पर ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। इस तरह से ये वाला चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर भी एक फोर्स लगा रहा होगा। तो आप मुझे बता सकते हो कि ये जो फोर्स, ये वाला चार्ज पार्टिकल इस वाले चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगा रहा है, इस वाले चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पर कितना है। ये वाला चार्ज पार्टिकल इस वाले चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स इन दोनों पार्टिकल के बीच में लग रही है ना, लग रही है। तो ये बताओ, जो 40 माइक्रोकूलम का चार्ज है, क्या वो इस पॉइंट पर है, क्या 10 माइक्रोकूलम का इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे क्या 10 का,
क्या 40 वाला इस पे है, क्या इस पे है, क्या इस पे है, इस तरह से ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को भी धकेलेगा। तो क्या 40 माइक्रोकूलम का चार्ज इनमें से किसी भी लोकेशन पे है? आंसर है नो। क्या 10 माइक्रोकूलम का इनमें से किसी भी एक लोकेशन पे है? आंसर है नो, कहीं नहीं है। तो जब इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर मुझे फोर्स निकालनी है, ये फोर्स किसके लिए बनी है? दो बॉडी के लिए बनी है या पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस के लिए बनी है? पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस के लिए बनी है। और ये मैं फोर्स लगा किस पे रहा हूं? दो बॉडी पे लगा रहा हूं। अगर मैं बॉडी पे लगा रहा हूं तो मुझे बताइए कि ये 10 माइक्रोकूलम का चार्ज किस पॉइंट पर है? क्या किसी पॉइंट पर है? आंसर है कहीं नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूट है। ये जो 40 माइक्रोकूलम का ये भी डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये 10 न्यूटन 10 माइक्रोकूलम का और 40 माइक्रोकूलम का चार्ज, क्या इन दोनों के बीच में कोई फोर्स लगेगी? आंसर है लगेगी। ये तब लगेगी जब हम ये मानेंगे कि इन दोनों के इस वाली बॉडी और इस वाली बॉडी का जो टोटल चार्ज है वो कहां पे है? किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट है। अगर ये 10 माइक्रोकूलम का चार्ज सब जगह फैला होगा तो मैं Q1 Q2 में चार्ज रखूंगा किसका? इस पॉइंट का कितना? पता नहीं कितना, क्योंकि तो चार्ज तो सारे फैला हुआ है। यहां से यहां तक का अगर मैं चार्ज निकालूंगा, इन दोनों के बीच की फोर्स निकालूंगा, दोनों के बीच में Q1 Q2 रखूंगा, तो चार्ज Q1 रखूंगा क्या? क्योंकि ये तो चार्ज सारे ही फैला हुआ है। ना तो मुझे इसका चार्ज पता, ना मुझे इसका चार्ज पता, दोनों के चार्ज मुझे पता नहीं है। और दूसरा, ये दो बॉडी है, दो बॉडी पे लगने वाली फोर्स को मैं कूलम्स के इस पॉइंट एक्सचेंज चार्जेस के फार्मूले से नहीं निकाल सकता। तो क्या तरीका है? आंसर तरीका ये है कि हम इस पूरी बॉडी का जो चार्ज है वो कंसिडर कर लेते हैं कहां पे है? किसी एक पॉइंट पर है। और वो पॉइंट क्या है? इस बॉडी का सेंटर है। इस बॉडी का पूरा चार्ज क्या है? इसके सेंटर पे। तो अब ये बताइए, अब मेरी डेफिनेशन पूरी हो गई। ये 40 माइक्रोकूलम का एक पॉइंट पर है, बस ये 10 माइक्रोकूलम का एक पॉइंट पे, ये 40 माइक्रोकूलम का भी एक पॉइंट पे। तो पॉइंट टू पॉइंट जो फोर्स काम करती है वो क्या कहलाती है? पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस कहलाती है। तो इन दो चार्जेस के बीच में अब जो लगने वाली फोर्स है, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? आंसर है अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ। या तो Q1 से Q2 की तरफ लग रही होगी या Q2 से Q1 की तरफ लग रही होगी। लेकिन इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर ऑफ द टू बॉडीज है, जिनके ऊपर चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है। तो अगर इस बॉडी के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इस बॉडी के पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो क्या मैं डायरेक्ट कूलम्स लॉ को लगा सकता हूं? आंसर नो, क्योंकि इसमें ये चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है पूरी सरफेस पर ही तो है। तो हर सरफेस का चार्ज पार्टिकल दूसरी सरफेस के हर चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा रहा होगा, तो मैं कभी फोर्स को कैलकुलेट कर ही नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन है, बॉडी है, और ये चार्ज कितना है? वी डोंट नो। लेकिन मैं तो 40 को जानता हूं, मैं तो 10 को जानता हूं। 40 और 10 को जानते हैं तभी उन पर फोर्स लगा सकते हैं। और वो फोर्स तभी लग सकती है जब ये दोनों चार्जेस क्या हो? पॉइंट चार्जेस हो। तो इसके लिए हम ये मानते हैं कि पूरा 10 माइक्रोकूलम का चार्ज कहां पे? इस बॉडी के सेंटर पे। इसका 40 माइक्रोकूलम का है इस बॉडी के सेंटर पे। तो सेंटर टू सेंटर दो पॉइंट हो गए। तो इन दो पॉइंटों के बीच में जो लगने वाली फोर्स है उसके लिए मेरा फार्मूला चल गया क्या? कूलम्स लॉ का। और इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ। कैसी होगी? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ होगी, जो उन दोनों बॉडी के सेंटर टू सेंटर को जोड़ रही है। अगर दो पॉइंट टू पॉइंट है तो वैसे स्ट्रेट लाइन होता है, और अगर बॉडी है तो एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर पे उन फोर्स की डायरेक्शन होगी। दूसरी बात सुन, ये एक बॉडी अगर मेरे पास है, ये एक बॉडी मेरे पास है, और इस बॉडी का चार्ज इस पॉइंट पर है, इस बॉडी का चार्ज इस पॉइंट पर है, तो मेरे पास फोर्स की डायरेक्शन के कुछ ऑप्शन हो सकते हैं। ये फोर्स ऐसे भी लग सकती है, ये फोर्स ऐसे भी लग सकती है, ये ए है ये बी है, ये फोर्स ऐसे भी लग सकती है। तो क्या आप बता सकते हो ए बी सी में से ये फोर्स की डायरेक्शन कौन सी सही है? कोई भी सही है। क्यों? क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स शुड बी अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ होनी चाहिए, बिल्कुल सीधा पाथ होना चाहिए, जो एक बॉडी के सेंटर को दूसरी बॉडी के सेंटर से जोड़ रहा है, जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। समझ में आएगा? तो ये इसका मतलब होता है। अब तू सोच, अगर इधर पास एक बॉडी है और एक बॉडी है, तो इन दोनों के बीच की फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? स्ट्रेट लाइन पाथ। ये बॉडी यहां चले जाए तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ, ये बॉडी यहां चले जाए तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि अगर ये दो बॉडीज हैं तो इनके बीच की जो फोर्स की डायरेक्शन यू भी हो सकती थी, यू भी हो सकती थी। ये स्ट्रेट लाइन पाथ कौन सी लेंगे? हम स्ट्रेट लाइन पाथ को लेंगे। अरे बात समझ में आई? तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल ऑलवेज बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्ज बॉडी, क्योंकि हम क्या मानते हैं? चार्ज कहां पे? उस बॉडी के सेंटर पर है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक आप लोगों ने क्वांटिटी पढ़ी थी, सेंटर ऑफ मास पढ़ा था। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट करते हैं। उसमें भी 11th क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बॉडी दूसरी बॉडी, इन दोनों के बीच में जो लगने वाली ग्रेविटेशन की फोर्स होती है, किसके लिए बनी है? पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बनी है। लेकिन हम पूरी बॉडी टू बॉडी लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि इस पूरी बॉडी का जो मास है वो कहां पे? किसी एक पॉइंट पर है, इसका भी किसी एक पॉइंट पर, और फार्मूले को चालू कर देते हैं। तो हमने देखा था कि पूरी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट जहां पे पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट होता है, दिस इज कॉल्ड क्या? सेंटर ऑफ मास। यहां पर पूरी बॉडी का चार्ज क्या किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट है, तो दिस क्वांटिटी इज नॉट नोन एज सेंटर ऑफ मास। इस क्वांटिटी को हम सेंटर ऑफ चार्ज नहीं बोलते।
सेंटर ऑफ चार्ज नाम की दुनिया में कोई क्वांटिटी होती ही नहीं है। अरे बात समझ में आ रही है? सेंटर ऑफ मास तो होता है लेकिन सेंटर ऑफ चार्ज कुछ नहीं होता। लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए क्या मानते हैं, सारा चार्ज कहां पे, उस बॉडी के सेंटर पर है, एक पॉइंट पर है। इस बॉडी का चार्ज भी कहां है, एक पॉइंट पर है। बट सेंटर ऑफ चार्ज नाम की कोई फोर्स, कोई सेंटर ऑफ चार्ज नाम की कोई क्वांटिटी नेचर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। बात समझ आ गई? तो एक छोटी सी बात एक नोट करके मैं लिखूं यहां पर, नोट करके, नोट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ force will always along the straight line path joining the center of the two charge bodies। बिल्कुल क्या होगा, सेंटर टू सेंटर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, इधर या और इधर, दोनों में से कहीं। तो ये था क्या हमारा, दिस इज द सेंटर फोर्स। तो में समझ में आया, जो फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी, इसका मतलब वो फोर्स एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर पे एक्ट करेगी। यही नेचर में हम ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ा था, यही हम किसमें पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फोर्स में पढ़ेंगे। एक बॉडी का नॉर्थ पोल, इस बॉडी पे एक साउथ पोल है, तो वो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी कैसे होगी, एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन होगी, दिस इज कॉल्ड क्या, स्ट्रेट लाइन पाथ, दिस इज कॉल्ड क्या, सेंट्रल फोर्स। और डायरेक्शन फोर्स की हमेशा क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होती है। बात समझ में आई? तो अब आइए जी कूलम्स लॉ पे। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर क्या पड़ी, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसमें जरा देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में, तो फ्रॉम इक्वेशन, और ये दोनों चार्ज किस में रखे हैं, किसी मीडियम में रखे हैं, तो एफ एम लिख सकते हैं, फोर्स इन मीडियम। तो ये फोर्स जो की लगी है मीडियम में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Q1 और Q2 के। इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके है, R स्क्वायर। तो यहाँ पर इस प्रोपोर्शन को हटा के हम एक अपनी तरफ से कांस्टेंट लगाते हैं, दिस कांस्टेंट इज नोन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इस सिंबल को जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एप्सिलॉन। क्या पढ़ते हैं बेटे, क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। अब इस एप्सिलॉन क्वांटिटी का मतलब क्या है फिजिक्स में, वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखो सिंबल का मतलब क्या है, दिस इज एप्सिलॉन। इसको लिखते क्या, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और एक नाम जुड़ा हम लोगों के सामने, दिस इज एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर। एक नाम जुड़ता है एप्सिलॉन आर, इसे रिलेटिव परमिटिविटी। अब इन सब शब्दों का ना मतलब समझिए तो आपको समझ में आएगा कि इनका काम क्या है फिजिक्स में। सबसे पहले एक नाम जुड़ा हमारे सामने, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसका गुण है, तो आंसर है किसी एक मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है, अगर मीडियम बदल जाएगा तो पक्का क्या बदल जाएगी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम बदल जाएगी। बात समझे? तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम किसी भी एक मीडियम की वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ये डिसाइड करती है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल इस मीडियम में रखे हैं तो इन दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाली फोर्स कितनी होगी। ये फोर्स ज्यादा होगी, ये फोर्स कम होगी, ये कौन डिसाइड करता है, इन दो चार्ज पार्टिकल। ये दो चार्ज पार्टिकल जिस मीडियम में रखे हैं वो ये मीडियम कंट्रोल करेगा कि इन दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाली फोर्स कितनी होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल थे Q1 Q2, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R है, और ये दो चार्ज पार्टिकल अभी एयर में रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं, इनके बीच में कोई फोर्स है। अब मैंने इन्हीं दो चार्ज पार्टिकल को इतने डिस्टेंस से उठा के वाटर में रख दिया, पानी में रख दिया। अब इतने यही दो चार्ज पार्टिकल को उठा के मैंने ग्लास में रख दिया, इन्हीं दो चार्ज पार्टिकल को उठा के उतने डिस्टेंस से मैंने सनमाइका में रख दिया। तो मैंने क्या बदल दिया इनके बीच में, मीडियम बदल दिया। तो इन सब चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाली फोर्स एक जैसी होगी, अलग अलग, क्योंकि ये मीडियम डिसाइड करेगा कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाली फोर्स कितनी है। अगर मीडियम बदल गए तो पक्का दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाली फोर्स भी बदलेगी, पक्का बदलेगी भाई।
और हम ही देखते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस Q1 और Q2 था, उनके बीच का डिस्टेंस R है। पहले फोर्स इतनी थी, फिर हमने देखा बाद में ये फोर्स, चार्ज भी वही है, डिस्टेंस भी वही है, और ये फोर्स बदल गई। तो ये पक्का सबूत है कि पक्का क्या बदला होगा, मीडियम बदला होगा। तो मीडियम बदलने से दो चार्ज पार्टिकल के बीच के लगने वाली फोर्स भी बदल जाती है, क्योंकि ये मीडियम डिसाइड करेगा कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच की फोर्स कितनी है। अब ये फोर्स कितनी है वो कैसे पता लगेगा, ये मीडियम इन दो चार्ज पार्टिकल के बीच की फोर्स को बढ़ाएगा, कम करेगा, कितनी रखेगा, उसका क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूं। अब सपोज टू भी हमने क्या करा, दो चार्ज पार्टिकल लिए, और बड़े ध्यान से सुनना, हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है, और ये दोनों सपोज टू भी वैक्यूम में रखे हैं। कहां रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं। तो ये चार्ज Q1 Q2 पर सपोज टू भी 100 न्यूटन की फोर्स लगाता है, और 100 न्यूटन की फोर्स लगाने के लिए ये चार्ज इस वाले चार्ज पे 100 रस्सियां फेंकता है स्पाइडर की तरह, ये ऐसा खींचने के लिए। एक रस्सी इस चार्ज पार्टिकल को जो खींचती है वो फोर्स लगाती है 1 न्यूटन की, और इसने कितनी रस्सियां फेंकी खींचने के लिए, 100। तो 100 रस्सियां कितनी फोर्स लगाएगी, 100 न्यूटन की। इसका मतलब ये हुआ Q1 और Q2 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, और ये वैक्यूम में रखे हैं, और इनके बीच के लगने वाली फोर्स 100 न्यूटन की है। इसका मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज को खींचने के लिए 100 रस्सियां इसके ऊपर फेंकता है। एक रस्सी जो पार्टिकल को खींचती है, चार्ज पार्टिकल को 1 न्यूटन से, 100 रस्सियां जो चार्ज पार्टिकल खींचेंगी कितना, 100 न्यूटन से। इसका मतलब दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में 100 न्यूटन की फोर्स एग्जिस्ट हो रही है। ये बात समझ में आई। अब हमने क्या करा, इन दो चार्ज पार्टिकल को उठा के क्या करा, हमने पानी में डाल दिया। अब पानी की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कितनी है, 80 है। परमिटिविटी शब्द का मतलब समझो, परमिट करना, परमिटिविटी का मतलब होता है परमिट करना, अलाउ करना। क्या मतलब होता है, परमिट करना, अलाउ करना। तो हमने क्या करा, जैसे ये दो चार्ज जिनके बीच में 100 रस्सियां हैं, जो 100 न्यूटन की फोर्स एक दूसरे को खींचे, जैसे इसे पानी में डाला तो पानी की परमिटिविटी कितनी है, 80। इसका मतलब उसने इन 100 रस्सियों में से 80 रस्सी को क्या करा, अपने अंदर अलाउ किया, अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया, या कैंची लेके 80 रस्सियों को क्या करा, काट दिया। अब इसके अंदर कितनी रस्सियां बचेंगी, 20। एक रस्सी एक चार्ज को कितने से खींचती है, तो 20 रस्सियां कितने से खींचेगी, तो टोटल फोर्स कितनी लगी, 20 न्यूटन। तो इसका मतलब दो चार्ज पार्टिकल को उठा के जब हम पानी में रखते हैं तो पानी की परमिटिविटी 80 होने की वजह से ये जो पानी है, इन 100 रस्सियों में से 80 रस्सी को क्या करता है, अपने अंदर अलाउ करता है, डिसॉल्व कर लेता है। तो 80 रस्सियां तो खत्म हो गई, बची कितनी, 20, जिसकी वजह से इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाली फोर्स 20 न्यूटन की बनी। अब अगली बात, यही दो चार्ज पार्टिकल जो एयर में रखे थे, जिनके बीच में फोर्स 100 न्यूटन की थी, 100 रस्सियां एक दूसरे को खींच रही है, इन्हें उठा के मैंने एक ऐसे मीडियम में रखा जिसकी परमिटिविटी 5 है, जिसमें हमने माइका में रख दिया। माइका की परमिटिविटी कितनी है, 5। इससे तुम क्या समझे, इससे हम ये समझे कि अगर मैं इन्हीं दो चार्ज पार्टिकल जिनके बीच में 100 रस्सियां जा रही है, इनको उठा के अगर मैं पानी में डालूंगा तो माइका में डालूंगा तो माइका की परमिटिविटी 5 है, तो वो 100 रस्सियों में से 5 रस्सियों को अपने अंदर अलाउ करेगी, 5 रस्सियों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगी, कैंची लेके काट देगी। तो कितनी रस्सियां बचेंगी, 95। एक रस्सी कितने न्यूटन की फोर्स लगाते हैं, एक, तो 95 कितने की लगाएगी। तो इसका मतलब अब इन दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कितनी फोर्स लग रही है, 95 न्यूटन की लग रही है। तो आप मुझे एक बात बता सकते हो कि दो चार्ज पार्टिकल जो पहले वैक्यूम में रखे थे, जिनके बीच में फोर्स 100 न्यूटन की लग रही थी, वो माइका में जब रखने पे फोर्स ज्यादा लगाते हैं या वाटर में रखने पे फोर्स ज्यादा लगाते हैं, माइका में। अब माइका में क्यों ज्यादा लगाते हैं, क्योंकि माइका की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या है, कम है, और पानी की परमिटिविटी कैसी है, ज्यादा है। तो इसका मतलब जैसे जैसे मीडियम की परमिटिविटी बढ़ती चली जाएगी, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाली फोर्स कम होती चली जाएगी। तो ये मीडियम ये डिसाइड करता है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स कितनी होगी, और ये मीडियम की परमिटिविटी, मीडियम की ताकत जितना ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, उतनी दो चार्ज पार्टिकल के बीच की लगने वाली फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। और देख भी सकते हो आप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन के तो है। इसका मतलब एक मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उसकी ताकत जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उतना ही वो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाली फोर्स को डिक्रीज करता चला जाएगा। नहीं है ये बात समझ में, ये बात बिल्कुल समझ लो अच्छे से। इसी तरह से एक नाम आता है एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट क्या है, ये किसकी परमिटिविटी है, वैक्यूम या एयर की। इसी तरह से अगर दो चार्ज पार्टिकल में उठा के किसमें, वैक्यूम या एयर में रख दूं, तो वो एयर और वैक्यूम ये डिसाइड करेगा कि इनके बीच में लगने वाली फोर्स कितनी है। और वैक्यूम एयर तो एक ही जैसा होगा, उसमें तो कोई वैल्यू उसकी बदलेगी नहीं, वो सेम बदलेगी। ये बात समझ में आई। इसी तरह से अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने पुट करूं कि ये फोर्स किस में लग रही थी, मीडियम में। अगर मुझे फोर्स निकालनी हो, फोर्स इन वैक्यूम या एयर के अंदर, और अभी मैं आपको बताऊंगा वैक्यूम और एयर दोनों की वैल्यू एक ही होती है।
और हम जानते हैं वैसे एयर के अंदर तो मीडियम होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन वैक्यूम में कुछ नहीं होते। लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा दोनों एक ही होते हैं, उसमें पार्टिकल होने के बाद भी जो काम ये करके देगा वही काम ये भी करके देगा, इसलिए दोनों को हम एक ही कैटेगरी में प्लेस करते हैं। अगर मुझे फोर्स मीडियम में निकालनी हो तो हमारे पास, एयर में निकालनी हो या वैक्यूम में, तो हमारे पास फार्मूला है, मीडियम में फार्मूला है। अगर मैं एयर में निकालना है तो एयर में क्या, वैक्यूम में क्या नहीं होता, मीडियम, इसलिए नोट लगा दिया। नोट का मतलब क्या नहीं है, मीडियम नहीं है, क्या है, वैक्यूम है। अब इनके बीच के लगने वाली फोर्स कितनी होगी, तो आंसर है 1/4 पाई। यहाँ पे मीडियम था तो एप्सिलॉन आ गया। अब मीडियम कौन सा, मीडियम की जगह कौन है, एयर, और वैक्यूम में तो कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन। नहीं है समझ में, और कितना आ गया, Q1 Q2 अपॉन में। बोलो हाँ ना, समझ में आया नहीं है, क्लियर। अब एक छोटी सी शब्द को सुनो, इसमें शब्द समझना है हमें। इसके बाद एक नाम आया क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। ये बड़ा फील करना है आपको, किसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है जैसे रिलेटिव डेंसिटी होता है। क्या होता है, याद करो, रिलेटिव डेंसिटी में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी। रिलेटिव डेंसिटी एक वो फिजिकल क्वांटिटी है जो मुझे बताती है कि किसी एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में कितनी है, वाटर के कंपैरिजन में कितनी है। तो इसका मतलब मैं इस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है उसे कंपेयर कर रहा हूं किससे, वाटर से। और इस दुनिया में जब भी हम किसी चीज की मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट में बेसिकली हम करते हैं क्या, कंपैरिजन। क्या करते हैं, तो किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को हम किसी एक स्टैंडर्ड वैल्यू से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करके बताते हैं कि इस ये वाली जो बॉडी है उसकी वैल्यू इस स्टैंडर्ड मेजरमेंट से कितनी ज्यादा है। ये बेसिक सा एक नियम है हमारा किसी भी चीज की मेजरमेंट करने के लिए। तो एग्जैक्टली हम ये क्या करते हैं कि, और हमें पता है कि हम किसी भी चीज को स्टैंडर्ड वैल्यू कब मानते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू मानने की दो शर्त होती हैं। सबसे पहली बात, उसकी अवेलेबिलिटी सब जगह हो, वो सब जगह आसानी से मिल जाए। और नंबर दूसरा, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो, टेम्परेचर, प्रेशर, इनकी वजह से उसकी वैल्यू कभी इफेक्ट ना हो। तो हमें अगर ये बताना है कि इस बॉडी की डेंसिटी कितनी है, तो मैं इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इस बॉडी की मेजरमेंट करना चाह रहा हूं। तो इस बॉडी की मेजरमेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बॉडी को कंपेयर करना पड़ेगा किससे, किसी एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट से। और वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट कौन मानते हैं, हम ही लोग तो मानते हैं, आप ही लोग तो मानते हैं। तो हमने किसको स्टैंडर्ड मेजरमेंट दिया डेंसिटी नापने के लिए, पानी को। क्यों, क्योंकि पानी हर जगह मिलता है, पानी की अवेलेबिलिटी सब जगह है, और पानी की डेंसिटी कभी नहीं बदलती क्योंकि सॉल्टी वाटर होता है, सबकी डेंसिटी एक बराबर है। तो हम ये मानते हैं कि अगर इस बॉडी की डेंसिटी, समझ आएगा, तो इस बॉडी की डेंसिटी को हम किससे कंपेयर करेंगे, वाटर की डेंसिटी से। रिलेटिव डेंसिटी एक वो फिजिकल क्वांटिटी है जो मुझे ये बताती है कि किसी एक बॉडी की डेंसिटी पानी के कंपैरिजन में कितनी है। अगर मैं बोलता हूं कि इस बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी 4 है, तो आप इससे क्या समझे, हम इससे समझे कि इस बॉडी की जो डेंसिटी है वो 4 गुना ज्यादा है किससे, पानी से। मैं बोलता हूं कि इस बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी 10 है, तो क्या मतलब है, रिलेटिव डेंसिटी मुझे बताती है कि ये वाली जो बॉडी है, इस बॉडी की डेंसिटी पानी से कितना ज्यादा है, 10 टाइम्स ज्यादा। तो रिलेटिव डेंसिटी एक वो फिजिकल क्वांटिटी है जो मुझे बताती है कि किसी एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में कितनी है। और उसमें हम करते क्या है, मेजरमेंट करते हैं भाई, एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं और ये बताते हैं कि ये बॉडी उससे कितना ज्यादा है और कितना कम है। नहीं है बात समझ। जैसे रिलेटिव डेंसिटी आप निकालते हो तो क्या करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी में न्यू आर इज इक्वल टू न्यू एम रो और रो H2S, और ये क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। तो अगर मुझे किसी मीडियम की डेंसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, रो आर इज इक्वल टू रो H2O तो करेंगे बेटे। और रो आर का मतलब क्या, रिलेटिव डेंसिटी। अगर मैं तुझसे बोलता हूं किसी एक मीडियम की रिलेटिव डेंसिटी 4 है, तो हम क्या समझे कि उस मीडियम की जो डेंसिटी है वो 4 गुना ज्यादा है किससे, पानी की डेंसिटी से। और पानी की डेंसिटी हमें पता होती है कितनी है, 1000। कितनी होती है, 1000। तो कितनी आ गई, 4000 आ गई। नहीं है बेटे समझ में। एग्जैक्टली मैं आपसे बोलता हूं कि किसी एक बॉडी की डेंसिटी 15 है, क्या मतलब है, बस वो वाली बॉडी पानी की डेंसिटी से 15 गुना भारी है। क्या तरीका है, यहाँ पे 15 लगा, निकल जाएगा। एग्जैक्टली इसी तरह से हमारे पास एक नाम आता है क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी एक वो फिजिकल क्वांटिटी है जो मुझे बताती है कि किसी एक बॉडी की, किसी एक मीडियम की परमिटिविटी, किसी एक मीडियम की ताकत क्या होती है, परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी एक वो फिजिकल क्वांटिटी है जो मुझे बताती है किसी एक मीडियम की ताकत, उसकी परमिटिविटी एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में कितनी है। बात समझ आ गई बेटे, बात कितनी है। अगर मैं बोलता हूं इस मीडियम की रिलेटिव डेंसिटी 5 है, तो आप क्या समझे कि इस मीडियम की जो ताकत है वो वैक्यूम में जितनी ताकत होती है उसकी ताकत की कंपैरिजन कितनी है, 5 गुना ज्यादा है। इसका मतलब ये जो मीडियम है ये फोर्स को, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाली फोर्स को 5 गुना कम कर देगा।
जितनी फोर्स दो चार्ज पार्टिकल के बीच में वैक्यूम या एयर में लगती है, क्योंकि जितनी ताकत बढ़ेगी उतनी फोर्स कम होगी। समझ आ रही बात? फिर से अगर मैं बोलता हूं कि इस बॉडी की रिलेटिव परमिटिविटी 10 है, तो इससे हम क्या समझे? हम ये समझे कि इस मीडियम की जो डेंसिटी है, इस मीडियम की जो परमिटिविटी है, ताकत है, वो 10 गुना ज्यादा है किससे? वैक्यूम से। इसका मतलब यह है कि वैक्यूम में अगर दो चार्ज पार्टिकल रखे होंगे, उनके बीच में जो फोर्स लगेगी, ये मीडियम उन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की फोर्स को अगर वो इस मीडियम में रखा है तो कितना कर देगा? 10 गुना कम कर देगा। नहीं आया समझ में? फील करोगे यार तो समझ में आएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं इस चीज को समझ में आया? तो इसी तरह से अगर मैं रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू निकालूं तो क्या कहेंगे? एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और ये क्या है? वैक्यूम या एयर के लिए। तो इसका मतलब मैं इसे ये भी तो लिखे, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू में एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर ये तो हो गया। अब इसका मतलब समझो, अगर मैं आपसे बोलता हूं किसी एक मीडियम की रिलेटिव डेंसिटी 7 है, सॉरी किसी एक मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 7 है, रिलेटिव परमिटिविटी 7 है, तो इसका मतलब क्या है? यहां पे 7 रखोगे तो इसका मतलब उस मीडियम की जो ताकत है वो एयर की ताकत के कंपैरिजन में 7 गुना ज्यादा है, और ताकत जितनी ज्यादा होगी उतनी फोर्स को डिक्रीज कर देगा वो। फिर से मैंने बोला किसी एक मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 15 है या 20 है, तो इसका मतलब क्या? उस मीडियम की जो ताकत है वो एयर की ताकत के कंपैरिजन में 20 गुना ज्यादा है। ये इसका मतलब होता है। और बेसिकली इसे हम कर क्या रहे हैं? कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं कि इसकी ताकत इससे कितना ज्यादा है, और जो फिजिकल क्वांटिटी बताते हैं कि कितना ज्यादा है वही क्या कहलाती है? हमारी रिलेटिव परमिटिविटी कहलाती है। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि एक रेशो है ना भाई, कि 4 गुना ज्यादा 5 गुना, दोनों की यूनिट सेम होती है इनकी, करके कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। नहीं, तो ये वैल्यू होती है जो इसका मतलब जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, इसका मतलब समझ में आ गया कि जितना ज्यादा इसकी वैल्यू बढ़ेगी रिलेटिव परमिटिविटी की, उतना मीडियम की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ये बढ़ेगा तो मीडियम की ताकत ही तो बढ़ेगी, इसके बढ़ने से वो क्या बढ़ा? मीडियम की स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब एक छोटी सी बात, ये जो रेशो होता है ना बेटे, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये जो रेशो होता है, ये रेशो किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल टू के। के को हम फिजिक्स में कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं? इसको हम आगे चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे वैसे, लेकिन इसका मतलब सुनो। डाइलेक्ट्रिक्स बेसिकली क्या होते हैं? इट बिहेव एज ए इंसुलेटर। क्या होते हैं रे? इंसुलेटर। इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जो चार्ज को चलना अलाउ नहीं करते। अब इसका मतलब, और दोनों एक ही होते हैं, जो काम ये करके दिखाता है वही काम ये भी करता है। अब तुझे पता है किसी एक मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी अगर ज्यादा है तो इसका मतलब उस मीडियम की ताकत ज्यादा है, और जितनी ज्यादा मीडियम की ताकत होगी उतना फोर्स को कम कर देगा। जब फोर्स कम होगी तो दो चार्ज पार्टिकल आसानी से चल ही नहीं सकते, क्योंकि चलने के लिए क्या चाहिए? फोर्स। इसी तरह से सोच, ये हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इंसुलेटिंग मीडियम है। इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जो चार्ज को चलना अलाउ नहीं करते, चार्ज को चलना अलाउ नहीं करते। अब हमने क्या करा? देखा कि यहां पर दो चार्ज पार्टिकल रख दिए। अब इंसुलेटर वो मटेरियल चार्ज को चलना अलाउ नहीं करता। अब इसे थोड़ा टेक्निकली शब्दों में समझ, भाई चार्ज को चलना अलाउ क्यों नहीं कर रहे? चार्ज क्यों नहीं चल रहे? चार्ज इस मटेरियल में इसलिए नहीं चल रहे क्योंकि ये मीडियम अलाउ कर ही नहीं रहा है। अच्छा, क्यों नहीं अलाउ कर रहा है? इसका मतलब ये वाला जो मीडियम है, जो भी हमने इंसुलेटिंग मीडियम लिया, इसमें जो दो चार्ज रखे, ये वाला मीडियम इन दोनों चार्ज पार्टिकल को चलने नहीं देता। क्यों? क्योंकि चलने के लिए क्या चाहिए? फोर्स। तो ये मीडियम इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स को क्या करता है? लगभग नेग्लेजिबल कर देता है। और वो मीडियम जो फोर्स को डिक्रीज करता है, उसको हमने ऑलरेडी एक नाम दिया है, क्या? रिलेटिव परमिटिविटी। क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ गया? मीडियम की ताकत बढ़ गई। दिस इज कॉल्ड क्या? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो जो काम इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम या रिलेटिव परमिटिविटी कर रहा है, भाई ये बढ़ेगा तभी तो ये बढ़ेगा। तो इसका मतलब अगर मेरी रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ेगी तो उस मीडियम की ताकत बढ़ेगी, और जितना मीडियम की ताकत बढ़ती है वो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाली फोर्स को डिक्रीज कर देगा, बिल्कुल डिक्रीज कर देगा। बात समझ में आ रही है बेटे बात? तो इसका मतलब ये भी फोर्स को क्या करता है? डिक्रीज करता है, और ये भी फोर्स को क्या करता है? डिक्रीज करता है। ये भी चार्ज को चलना अलाउ नहीं करता। क्यों? क्योंकि चलने के लिए फोर्स चाहिए होती है, और ये क्या करता है? फोर्स को डिक्रीज कर देते हैं। और डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? वो मटेरियल होते हैं जो चार्ज को चलना अलाउ नहीं कर रहे। तो अलाउ नहीं कर रहे मतलब ये भी फोर्स को डिक्रीज कर रहा है। तो जो काम ये कर रहा है वही काम ये कर रहा है, इसलिए दोनों एक ही हो। समझ में आ रही है बात? ये इसका मतलब होता है। तो अगर मैं टेक्निकली इसमें बात करूं, छोटी सी एक बात करूं, तो मैं एप्सिलॉन को ये भी तो लिख सकता हूं यहां पर, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू में के। दोनों एक ही तो बात है। तो
तो मैं चाहे ये लिखूं या ये लिखूं, दोनों एक ही बात होगी। अब तुम इन दोनों वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रखो, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो पुट करो, पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो थर्ड में रखते हैं इसकी वैल्यू को। तो देखिए इसकी वैल्यू रखवाइए। अगर मैं यहां पे रखूं एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई, एप्सिलॉन की जगह कैन आई राइट है, तो ये मुझे कितना मिलेगा, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर, और कितना है Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये एक्चुअल कूलम्स लॉ का फॉर्मूला, दिस इज द मेन फॉर्मूला फॉर कूलम्स लॉ। नहीं है बात समझ में बात? तो ये फॉर्मूला किसके लिए एलिजिबल होगा, कूलम्स लॉ के लिए। अब अगली बात सोचो, इसकी जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूं, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नोट इंटू के, इसी फार्मूले में। तो फार्मूला हमारा क्या बनेगा, एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू के, Q1 Q2 अपॉन में आर। दिस इज फॉर्मूला ऑफ कूलम्स लॉ। अब आगे एक छोटी छोटी सी बात सुनो, इसमें एक बात नोट करके दिखा, याद रखना है आपको, नोट रिलेटिव परमिटिविटी की कुछ वैल्यूज होती हैं, इनकी कुछ वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो कांस्टेंट होती हैं। सबसे पहली बात बेटे, अगर मैं नंबर फर्स्ट बात बोलूं किसके लिए, वैक्यूम के लिए, किसके लिए, वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी बोलो, या क्या बोल सकते हैं, के का मतलब क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दोनों में से कोई बात करें तो मैं के लिख सकता हूं या मैं एप्सिलॉन आर लिख सकता हूं, दोनों बातें एक है। जो कि मैं वैक्यूम में निकाल रहा हूं, तो हमेशा ध्यान रखना वैक्यूम में के की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। नंबर दूसरा आ जाओ एयर में, एयर में एप्सिलॉन आर बोलो या के, एयर में इसकी वैल्यू होती है 1.00084, किसके नियर इक्वल है, 1, इसीलिए दोनों की वैल्यू को हम सेम कंसिडर करते हैं। नहीं है समझ में बात? अगर मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल अगर मेरे वैक्यूम में रखे हो या एयर में रखे हो, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो एयर में भी 1 हो गई और वैक्यूम में भी 1 हो गई, तो मेरा फार्मूला क्या चलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, एक ही तो चलेगा दोनों। नहीं आया समझ में? इसे दोनों एक ही होते हैं। इस तरह से नंबर थर्ड, इसकी वैल्यू अगर मुझे पानी में निकालनी है, वाटर में निकालनी है, तो वाटर में कितनी होगी, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू के H2O, तो वाटर में कितनी होती है, 80। इस तरह से नंबर फोर्थ, मुझे किस में निकालनी है, ग्लास में, ग्लास में के लिख दूं डायरेक्टली, के ग्लास एक ही होते हैं, इसमें वैल्यू होती है 3। और इसी तरह से अगर मैं डायरेक्ट लिखूं किसके अंदर, माइका के अंदर, सन माइका के अंदर, तो इसमें इसकी वैल्यू होती है के इज इक्वल टू माइका इज इक्वल टू 5। क्लियर नहीं बात? उसके अलावा इधर देखो जरा, अगर मैं आपसे इसमें भी एक छोटा सा और क्वेश्चन पूछूं, और क्वेश्चन ये है कि देखो ये मेरे पास मेन फॉर्मूला, और अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई नाउ फोर्स निकालते हैं, फोर्स इन एयर और वैक्यूम। तो हमारे पास फार्मूला तो ये है, फार्मूला हमारे पास ये अवेलेबल है, तो इस फार्मूले के हेल्प से कैसे निकालेंगे, एफ मीडियम में था तो मीडियम में, वैक्यूम में तो मीडियम होता नहीं है, एफ नोट आ गई। फार्मूला कितना चलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, आर की वैल्यू या के की वैल्यू कितनी हो गई, 1। क्या आ गया फार्मूला, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। जो फार्मूला हमने डार्ट लगाया था वो फार्मूला भी तो आ गया वापिस, समझ आया? इसी तरह से अगर दो पार्टिकल्स किस में रखे हैं, किस में रखे हैं, वाटर में रखे हैं, किस में रखे हैं, वाटर में, तो यहाँ पे क्या राइट है कि हम क्या लिखेंगे, H2O इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसके क्या लिखेंगे, 80 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये तो आएगा। इसी से एक बात समझ में आई कि इसका मतलब पानी में जो फोर्स है वो 80 टाइम्स क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। नहीं है समझ में? निकाल के देखो इसी से, इसी को मैं ये भी तो लिख सकता हूं, 1/80 इंटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। इस वैल्यू को मैं ऊपर से उठा के एफ नोट भी तो लिख सकता हूं। yes, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो ये कितना हो गया, एफ नोट अपॉन में 80 इज इक्वल टू एफ H2O। इससे एक बात समझ में आई कि पानी में दो चार्ज पार्टिकल अगर मैं रख दूं, तो उन दोनों पानी के अंदर उन चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाली फोर्स जो एयर में फोर्स लग रही थी उसके कंपैरेटिवली 80 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी।
तो कूलम्स लॉ का ये फॉर्मूला होता है, दिस इज जो हमने पढ़ा ये वाला फॉर्मूला, ये नहीं, ये तो एयर के लिए है सर, लेकिन अगर मीडियम में रखे होंगे तो ये फॉर्मूला चल। क्लियर? इसी तरह से एक छोटी सी बात देखो, क्लियर है ये बात? अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं कि जो नोट करके इसमें भी याद रखना, सेकंड थिंग, क्या है सेकंड थिंग इसमें नोट करके, कि ये जो एप्सिलॉन नोट होता है ना, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। क्या होती है बेटे? कांस्टेंट। और ये वैल्यू होती कितनी है? तो आंसर इसकी वैल्यू होती है बेटे 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें इसकी यूनिट कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? यूनिट। अब देखो इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं। 11th क्लास में हमने बहुत पढ़ा है वैसे, जैसे कि हमें फॉर्मूला पता है, एफ नोट इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, कितना आ गया? Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर है। नहीं बेटा समझ? तो इसका मतलब ये एप्सिलॉन नोट की वैल्यू निकालनी है, तो हमेशा ध्यान रखना जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की मुझे यूनिट या डायमेंशन निकालनी होती है, उस क्वांटिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम एक तरफ ले जाते हैं और उस क्वांटिटी को इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का मतलब होता है उस क्वांटिटी पे ना तो कोई पावर होनी चाहिए, ना उसके साथ कोई नंबर होना चाहिए, जिसकी हम ऐसा यूनिट या डायमेंशन निकालना चाहते हैं। जैसे कि मुझे एप्सिलॉन नोट की निकालनी है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नोट को एक तरफ रखेंगे, ये नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन में 4 पाई एफ नोट, और कितना आ गया? Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब इसकी असाइनमेंट निकालना शुरू करिए। तो भाई 1 अपॉन में 4 पाई तो एक नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि यूनिट फिजिकल क्वांटिटीज की होती है। तो चार्ज की असाइनमेंट क्या होती है? कूलम। चार्ज की असाइनमेंट क्या होती है? कूलम। एफ नोट क्या है? एफ नोट की क्या होती है? फोर्स, न्यूटन। और डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। मीटर का स्क्वायर। तो यूनिट कितनी है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ लिख दो यहाँ पर, तो क्या ले सकते हैं? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आई सबको? अब इसी तरह से इसी यूनिट को हम दूसरे फॉर्म में भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? आ जाएगा? तो देखिए जरा कैसे ले सकते हैं, आराम से सुनना। ये पहला तरीका हो गया, एक दूसरा तरीका देख। एक बात बताओ, चार्ज, नेचर के अंदर चार्ज, क्या चार्ज कोई फंडामेंटल यूनिट है, क्वांटिटी है? नहीं। याद करो हमने 11th क्लास में पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज। मैं एक बार रिपीट करता हूं और आप लोग देखिएगा। सबसे पहली जो सात, हमारे पास 7 + 2 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। सबसे पहली लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंगल और सॉलिड एंगल। क्या इनमें से कहीं चार्ज आया? तो चार्ज कोई फंडामेंटल क्वांटिटी तो है नहीं। तो जिन जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उन्हीं की हम यूनिट निकालते हैं, उन्हीं की यूनिट निकालते हैं एकदम। अच्छा, उन्हीं की हम एसआई यूनिट डायरेक्ट निकाल लेते हैं, उन्हीं की हम डायरेक्ट एसआई यूनिट निकाल लेते हैं। तो लेकिन चार्ज तो फंडामेंटल क्वांटिटी है नहीं, तो उसके लिए क्या तरीका है? तो सुन, उसके लिए फार्मूला हमें पता होता है, नोट करके देखा, ध्यान रखना। नोट करके हमें पता है कि आई इज इक्वल टू कितना होता है? Q/T होता है। करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। तो मैं ये बता Q को क्या ले सकता हूं? Q इज इक्वल टू IT। अब बता करंट, करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है या नहीं है? तो करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो भाई चार्ज की एसआई यूनिट होती है एम्पियर सेकंड। इसी को इन शॉर्ट में हम कूलम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? कूलम। तो बेसिकली कूलम का मतलब एम्पियर सेकंड है। और अगर मैं इसकी डायमेंशन निकालूंगा तो क्या आएगी? एम्पियर टी, AT। समझ आएगा? तो ये है कूलम, C। अब अगली बात सुन, इसी तरह से फोर्स के लिए आ जा। क्या नाम आता है? फोर्स। तो हमें पता है भाई फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो होता है। और भाई मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और एक्सेलरेशन कितनी होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं? न्यूटन। तो बेसिकली जब न्यूटन बोलते हैं तो हम इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। समझ आएगा? और अभी हमने देखा कि हमारे पास जो एसआई यूनिट मिली एप्सिलॉन नोट की, एसआई यूनिट एप्सिलॉन नोट की कितनी मिली मुझे? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बेटे मैं इस कूलम की जगह क्या पुट कर सकता हूं? एम्पियर सेकंड भी तो रख सकता हूं। तो रखो यहां पर, तो एम्पियर सेकंड का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और न्यूटन की जगह क्या ले सकता हूं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी पावर कितनी है? -1। और मीटर तो मीटर जाएगा, मीटर की पावर -2। इसे सोल्व करो। एम्पियर का स्क्वायर, एस का स्क्वायर, केजी की पावर -1, मीटर की पावर -1, माइनस से माइनस कट गया तो एस स्क्वायर, और मीटर की पावर -2। ये कितना आ गया? केजी की पावर -1
नहीं है समझ में? ये मीटर है और ये भी मीटर, तो मीटर की पावर -3 और ये रहा एस और ये रहा एस की पावर 4 और ये क्या है एम्पियर का स्क्वायर। तो ये क्या है मेरी एसआई यूनिट है। तो एसआई यूनिट आप ये बोलो या एसआई यूनिट ये बोलो, दोनों इक्वल होती हैं। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे केजी की पावर -1, मीटर की पावर -3, एस की पावर 4 और एक ही का स्क्वायर। तो पेपर में ध्यान रखना, ये पेपर में आया ये दोनों एक ही होती हैं। ये बहुत रेयरस्ट बच्चे जानेंगे दिस वन। है बेटे सामने एक ही चीज है दोनों। अब मैं तुमसे कहता हूं तुम्हें डायमेंशन निकालनी है। क्या निकालनी है? एप्सिलॉन नोट की इसकी डायमेंशन निकालनी है। तरीका क्या है? किलोग्राम क्या होता है? मास। तो डायमेंशन में किलोग्राम को किससे नापते हैं? मास, एम के साथ। तो किलोग्राम की जगह कितना आ गया? मास। मास का एम हो गया, एम माइनस एम क्या है? मीटर। मीटर क्या होती है? लेंथ। लेंथ का एल, एल की पावर -3। एस क्या है? सेकंड। सेकंड क्या होता है? टाइम। टाइम की पावर 4। एम्पियर, एम्पियर रहता है ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्लियर नहीं बन? अब एक चीज और देखो इसमें, अगली बात क्या देखनी है इसमें कि हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। भाई 1/4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू हमने निकाल ली 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस कितना? 12। जब इस सारी वैल्यू को हम सोल्व करते हैं तो हमें ये पता चलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू, ये सोल्व करेंगे तो 9 इंटू 10 की पावर 9 आएगी। तो इसका मतलब जब हमारे पास फार्मूला, हमारे पास ये होता है, ये फार्मूला होता है हमारे पास दिस वन, तो इस पूरे फार्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की जगह हम क्या ले सकते हैं? 9 इंटू 10 की पावर 9 ले सकते। तो कहना है राइट है। तो इसकी वैल्यू अगर मैं पुट करूं, इस इक्वेशन नंबर में 5th डाल दूं, तो अगर मैं इसे पुट करूं, पुट इन इक्वेशन 5th, तो हमारे पास फॉर्मूला निकलता है फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 और नीचे कितना आ जाएगा? अपॉन में एप्सिलॉन आर, ये तो आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब न्यूमेरिकल्स में आप ये फार्मूला चकोगे या एप्सिलॉन आर की जगह क्या ले सकते हैं? यहां पर के, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन में कितना आ गया? के Q1 Q2 अपॉन में आर। नहीं है बेटे समझ में? ये समझ आ गई बात? तो दिस इज द फार्मूला फॉर द क्या? फोर्स एक्टिंग द टू चार्ज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मीडियम। अगर ये एयर होता है, एयर, तो यहां पर F0 आ जाता है, इनकी वैल्यू कितनी हो जाती है? के की वैल्यू 1। तो यहां पर तू देख, इसकी जगह में, यहां पर इसकी जगह में क्या ले सकता हूं? 9 इंटू 10 की पावर 9 कितना आ गया? Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। इसका अगर दो चार्ज पार्टिकल एयर में रखे होंगे तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगी या वैक्यूम में, ये फार्मूला चलेगा 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अदरवाइज इनके दोनों को छोड़ के चार्ज पार्टिकल किसी भी मीडियम में रखे होंगे तो हमारा फार्मूला ये चालू। एक छोटा सा एक रिलेशन देखना दे रहा है यहां पर, देखो इसके बाद इसका एक छोटा सा एक रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन बिटवीन फोर्स एक्टिंग इन एयर टू फोर्स एक्टिंग इन मीडियम। तो हमें एक बेसिक सी बात पता है, फोर्स मीडियम में जो लगती है वो कितनी लगती है? 9 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन में के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। और एयर में जो फोर्स लगती है, ये फोर्स किस में है? फोर्स इन मीडियम। और मुझे फोर्स किस में निकालनी है? एयर में। और एयर में कितनी हो जाती है? 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये फोर्स किस में है? फोर्स इन एयर बोलो या वैक्यूम बोलो। जब भी फिजिक्स में हमें रिलेशन बनाना होता है, कंपैरिजन करना होता है, क्या करते हैं? दो इक्वेशन बना, दोनों को डिवाइड कर दो। इससे ये पूरा एलिमिनेट हो गया, इससे ये पूरा एलिमिनेट हो गया। तो एफ एम अपॉन में एफ नोट इज इक्वल टू कितना? तो पेपर में क्वेश्चन आता है, इस के को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो के इज इक्वल टू कितना आ गया? एफ नोट अपॉन में एफ एम ही तो आ जाएगा। इसका ना समटाइम्स पेपर में आपसे पूछा जाता है कि डिफाइन करो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी, इन टर्म्स ऑफ फोर्स। अगर मुझे फोर्स के टर्म्स में डिफाइन करना है तो मैं ऐसे करूंगा, लेकिन परमिटिविटी टर्म्स में डिफाइन करना होता है तो हमें पता है के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नोट ही तो होता है। इसका नाम मैं डिफाइन करना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो वही काम है जो रिलेटिव परमिटिविटी का काम है। रिलेटिव परमिटिविटी एक वो फिजिकल क्वांटिटी है जो मुझे बताती है कि किसी एक मीडियम की ताकत वैक्यूम या एयर के कंपैरिजन में कितनी है। वही काम कौन करके दे रहा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम परमिटिविटी टर्म्स में इस तरह से डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो
of the electric permittivity of medium to electric permittivity of air or vacuum। लेकिन जब हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, तो डिफाइन करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या, एक रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग इन एयर। ऊपर क्या आता है, एयर, वहां पे क्या होता है, मीडियम। फोर्स एक्टिंग इन एयर टू फोर्स एक्टिंग इन मीडियम। क्यों? क्योंकि तुझे एक बात पता है कि जितना मीडियम की ताकत बढ़ती चली जाएगी उतनी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। अरे के की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को याद करना, समझना चाहिए आप लोगों को कि पेपर में डिफाइन कैसे करना है। अगर वो परमिटिविटी टर्म्स में डिफाइन करेगा तो आप इस फॉर्म में करेंगे, और इसमें करेंगे तो इस फॉर्म में। लेकिन ध्यान ये रखना है, ऊपर मीडियम की ताकत आती है, यहां पर एयर की आती है। इसी तरह से क्वेश्चन देखो, इसमें फोर्स मीडियम में जो है वो कितना आ रहा है, एफ नोट अपॉन में के तो आ गया। yes, और हमें पता है कि किसी भी एक मीडियम की ताकत कितना होगा, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका बढ़ेगा उतनी उस मीडियम में लगने वाली फोर्स भी कम होती चली जाएगी। सीधी सी बात। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं आप। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि दो चार्ज पार्टिकल है मेरे पास, एक Q1 और एक Q2, इनके बीच का डिस्टेंस R है, और ये अभी किस में रखे हैं, एयर में रखे हैं। और मैं आपसे कहता हूं इन दो चार्ज को उठा के मैंने Q1 और Q2 को माइका में डाल दिया। किस में डाल दिया, माइका। और माइका में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 5। तो बताओ इस माइका में फोर्स कितनी होगी। तो बहुत आसान है, तो हमें पता है कि भैया एयर से उठा के वैक्यूम में रख दिया, तो फोर्स का फार्मूला कितना होता है, फोर्स एक्टिंग इन एयर टू फोर्स एक्टिंग इन मीडियम इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एफ नोट मुझे निकालना है, एफ नोट मुझे पता है, एफ एम मुझे निकालना है, के की वैल्यू कितनी है 5। तो एफ एम कितना आ गया, एफ नोट अपॉन में 5। तो इसका मतलब मीडियम में, माइका वाले मीडियम में जो फोर्स होगी एयर के कंपैरिजन में 5 गुना कम। नहीं है बेटे समझना। दिस इज ऑल अबाउट क्या, कूलम्स लॉ। तो आपको पता होना चाहिए कूलम्स लॉ ने क्या बताया। कूलम्स लॉ ने हमें बताया कि किन्हीं भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाली फोर्स कितनी होती है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दिया उसने मुझे। और दूसरा बताया किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आंसर है दो चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, नंबर दूसरा उनके बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, और मीडियम की ताकत पर डिपेंड करता है। ये देखना उसकी मीडियम की ताकत पे। तो अगर मैं लिखना चाहूं कि फैक्टर अफेक्ट कूलम्स फोर्स, कूलम्स फोर्स, तो क्या होगा, नंबर फर्स्ट कौन है, चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ, नंबर दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, नंबर तीसरा यस परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है बेटे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।